प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के विषय में हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार अध्याय 6 और अध्याय 6 का आज 13वें दिन का क्लास है, क्लास 13 भाग 13, यानी आज 13वें दिन की क्लास है। और आज की कक्षा में आप अनुच्छेद 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21 जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अनुच्छेद 21 कहता क्या है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो जो बात करेंगे हम लोग वो थोड़ा पेन बदल लिया जाए। और अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर लिया जाए। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल स्थापित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये कहता है अनुच्छेद 21। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण के बारे में पढ़ा, और वहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को सजा दिया जा सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बात हम लोग अनुच्छेद 14 में भी पढ़े कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण। हम यहां देखेंगे कि अनुच्छेद 21 जो कहता है उसे, यानी किसी व्यक्ति को उसके, क्या कहता है, कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही
वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये कहता है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये चीज आपने देखा कि विधि द्वारा प्रक्रिया की किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा कार्य किया हो जो उस समय की प्रवृत्त विधि का पालन न करता हो, प्रवृत्त विधि को तोड़ता हो, तो उसको अभियोजित किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के द्वारा जो सजा बनती है उसी सजा से उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अर्थात उसे या तो मृत्युदंड दिया जा सकता, कारावास दिया जाए या किसी भी प्रकार का दंड दिया जाए। वो दंड केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही संभव है, अन्यथा दूसरे किसी प्रक्रिया से ये संभव नहीं है। ये कहता है अनुच्छेद 21 जो आपने अभी अभी देखा। अब प्राण और दैहिक को लेकर, प्राण और दैहिक मतलब जीवन, जीवन की स्वतंत्रता, सीधा सीधा कह लीजिए जीवन की स्वतंत्रता। तो समय समय पर इस पर माननीय न्यायालयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों द्वारा समय समय पर इस पर अपने निर्णय दिए गए हैं। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समय समय पर क्या कहा गया है, किस तरह से परिभाषित किया गया है, किस तरह से इसको क्लियर किया गया है। तो बिंदुवार इसे हम लोग देखेंगे कि न्यायालय द्वारा, चलिए पहला बिंदु देखते हैं। न्यायालय द्वारा एक वाद आया, एक केस था AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। AK पूरा है, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। यह केस सर्वोच्च न्यायालय में, और इस मामले में अनुच्छेद 21 को जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने के अर्थ तक सीमित रखा के मामले में न्यायालय द्वारा इसके मामले में जीवन के अर्थ को केवल जीवित रहने तक ही सीमित रखा गया। ये बात जीवित रहने तक ही सीमित रखा गया, किसको? जीवन के अर्थ। तो एक वाद, एक केस आपके सामने है। इस केस में जीवन को, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को, जीवन को डिफाइन करने की कोशिश की गई और AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के केस में इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जीवन का मतलब है जीवित रहने का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को क्या कहा? जीवन का मतलब है केवल जीवित रहना। बड़ा सीमित अर्थ में न्यायालय ने पहले प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित रखा, लेकिन
बाद में 1978 में केस आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, यानी दूसरा मामला मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अब इस केस की हम लोग बात कर रहे हैं 1978 के मामले में। अब इस मामले में क्या कहा गया ये अब देख लें। इस मामले में अनुच्छेद 21 को व्यापक अर्थ में लिया गया, यानी इस बार, पिछली बार क्या था, मद्रास राज्य ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में कि जीवन का मतलब है केवल जीवित रहना, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 में, और इसमें जीवन को अनुच्छेद 21 को यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बड़े अर्थ में, बड़े सेगमेंट में समझा गया, यानी यहां इसको व्यापकता प्रदान किया गया और जीवन का अर्थ, और कहा गया कि जीवन का जो अर्थ है, यानी जीवन का अर्थ, अब देखिए जीवन का अर्थ क्या माना गया। जीवन का अर्थ कहा गया जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो क्या कहा गया, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक नहीं, केवल जीवित रहने तक नहीं, बल्कि, यहां थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। यानी इस बार जीवन का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो काफी बदल गया। पहले में था जीवित रहने तक ही। मेनका गांधी वाले मामले में कहा कि केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माने। तो अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। इसके साथ ही और कई अधिकार जो गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहयोगी हैं या गरिमापूर्ण जीवन जीने में आवश्यक हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कई अधिकार शामिल किए, जैसे कई अधिकार में क्या, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, ऐसे तमाम अधिकार इसमें सम्मिलित किए गए। और ये सभी अधिकार मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को स्पष्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो अन्य अधिकार हैं उसको भी हम लोग देखें। कई अधिकार, यानी इन अधिकारों को देने के लिए, मतलब
साथ ही, यहां जोड़ना है, साथ ही पहला गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार इसे दिया गया। क्या किया गया? गोपनीयता का अधिकार दिया गया, सीक्रेसी का अधिकार दिया गया। इसके बाद और कई अधिकार दिए गए ताकि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन को जीने में कोई रुकावट या बाधा न आए। इसमें भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता, प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इस तरह से तमाम अधिकार, कई अधिकार इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 21 में ये सभी अधिकार मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक, और इसलिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में जो बात कह दी गई है कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमा कैसे बने रहेगी, डिग्निटी आदमी का कैसे रहेगा, पर्सनल लिबर्टी कैसे रहेगी। भोजन का, अगर भोजन के रूप में अगर हमें भोजन के लिए किसी पर डिपेंड रहना पड़े, अधिकार ना रहे, तो हमारा फिर गरिमा समाप्त हो जाएगी। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये तमाम अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए। गरिमापूर्ण जीवन को लेकर के जर्मन दार्शनिक कांट ने अपने विचार जो व्यक्त किया, उसमें कांट ने कहा था कि हर चीज की कीमत होती है, या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। कांट की बड़ी खूबसूरत लाइन, कांट कहता है कि हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। ध्यान रहे, कीमत को तो चुकाया जा सकता है, लेकिन गरिमा जो है यह इससे अभिन्न चीज है, अलग चीज है। इसलिए मानवीय गरिमा को संविधान के अंदर जीवन के अधिकार के रूप में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में शामिल किया गया, रखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 21 को लेकर समय समय पर, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनके समय समय पर क्या निर्णय आए हैं, इसको देखेंगे। तो एक हेडिंग होगा हम लोगों का कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम व उच्च न्यायालयों के फैसले। तो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय, यानी ये समय समय पर जो निर्णय रहे, हम लोग इसको देखेंगे कि अनुच्छेद 21 को लेकर के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में समय समय पर क्या निर्णय दिए गए,
क्या डिसीजंस दिए गए, और इसमें कुछ डिसीजन की हम लोग चर्चा करेंगे जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में जाने जाते। इस मामले में पहला है पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। पहला है पी रथिनाम बनाम भारत संघ। ये मामला 1994, पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। इस केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया। कोर्ट ने कहा भाई जीवन आपका है, आप जीवन को जिए चाहे नष्ट कर दें। तो इस तरह से आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। आत्महत्या कर सकते हैं क्योंकि हमारा जीवन है, हम चाहें तो रखें चाहें तो समाप्त करें। तो इस केस में आत्महत्या के अधिकार को के केस में आत्महत्या को मूल अधिकार माना गया। तो आपने देखा कि आत्महत्या मूल अधिकार माना, सुसाइड को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया कि सुसाइड जो है मानव का पर्सनल लाइफ है, जैसे चाहे वैसे रखे, चाहे तो जिए चाहे तो न जिए। तो ये केस था पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में, अब अगले केस की बात हम लोग करें, अगले पृष्ठ पर चलें। ये केस है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ये 1996 का केस, 1996 का केस, ठीक है। तो इस केस में के मामले में क्या हो रहा है, तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में बात आती है कि आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया। मामला पलट गया भाई, में आत्महत्या के अधिकार को, आत्महत्या को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह से आत्महत्या को मूल अधिकार नहीं माना गया। करना आत्महत्या मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आप अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते। जीवन जीने पर जोर दिया गया। क्या किया गया? जीवन जीने पर जोर दिया गया। जीवन जीने पर जोर दिया गया। तो इस प्रकार पहले केस में आत्महत्या को मौलिक अधिकार माना गया, अगले केस में आत्महत्या को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। अगले केस में जीवन को जीने के लिए जोर दिया गया कि जीवन है, आप इसे जिएंगे, मरने का अधिकार नहीं है, सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं। इस तरह से आत्महत्या जो है वो मूल अधिकार से बाहर हो गई। इसके बाद केस आया अरोड़ा रामचंद्र शाहबाग बनाम भारत संघ 2011। अरोड़ा रामचंद्र का केस आया।
के बाद किसका केस आया? अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम, ये 2011 का मामला है, बनाम भारत संघ 2011। और इस मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसको जो है स्वीकार कर लिया। तो ये केस में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। ये नाम बड़ा चर्चा में रहा पहले, कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अरोड़ा शानबाग के केस का मामला कि पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया ठीक है, के केस में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया को स्वीकार कर लिया गया। दरअसल ये मामला क्या था कि अरोड़ा शानबाग जो थी, ये गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, लंबे समय तक अस्पताल में थी और जीवन इनका डिक्लेयर हो गया था अस्पताल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, कि ये जीवित नहीं बचेंगी और ये इसी तरह से निर्जीव व्यक्ति की भांति पड़ी रहेंगी। अरोड़ा शानबाग ने इच्छा मृत्यु की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया और विचार के बाद कहा गया कि इस स्थिति में जब डॉक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु डिक्लेयर है और वो किसी भी रूप में व्यक्ति एक्टिव नहीं रह सकता, सक्रिय नहीं रह सकता, सक्रिय जीवन नहीं जी सकता, तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया दिया जा सकता है। यानी मेडिकल भाषा में, यानी मेडिकली उसको धीरे धीरे मार दिया जाए, इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। तो पैसिव यूथेनेसिया, आत्महत्या मौलिक अधिकार नहीं है, जीवन जीने पर जोर दिया गया ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। लेकिन अरोड़ा शानबाग के केस में कहा गया कि पैसिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है, आपको ये अधिकार है, ये दिया जा रहा है। ध्यान रहे, इच्छा मृत्यु दो प्रकार का है, यही नोट कर लें। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु के दो प्रकार, इच्छा मृत्यु के दो प्रकार कर लीजिए, एक सक्रिय और एक इच्छा मृत्यु को आप चाहें तो दया मृत्यु भी कह सकते हैं। दया मृत्यु, तो इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु, कोई भी नाम ले लें, इसके दो प्रकार हैं। एक है सक्रिय दया मृत्यु और एक है निष्क्रिय दया मृत्यु। तो सक्रिय दया मृत्यु या निष्क्रिय दया मृत्यु, तो ये वाला जो है नहीं माना गया है और ये वाला
यानी निष्क्रिय दया मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया, और सक्रिय दया मृत्यु जिसे सुसाइड कहते हैं सीधा सीधा, उसे नहीं स्वीकार किया गया। इसे कहा गया कि आप सक्रिय दया मृत्यु अर्थात सुसाइड नहीं कर सकते। सुसाइड करना अपराध है। आईपीसी की धारा 309 में सुसाइड करना, आत्महत्या करना क्या है? अपराध है। आत्महत्या करना क्या? आत्महत्या का प्रयास करना। आत्महत्या हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर आपको कोई दंड नहीं, लेकिन आत्महत्या का प्रयास करना ये दंडनीय अपराध है। अब तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आ गया है, बीएनएस में उसका कितना नंबर है, लेकिन आईपीसी में 309 धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है। इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये यहाँ जरूरी है। तो आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। आईपीसी 309 बीएनएस में क्या होगा ये देख लिया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता में क्या होगा। लेकिन इतना क्लियर जानिए कि आत्महत्या का प्रयास क्या है? दंडनीय अपराध। आत्महत्या करने की कोशिश करना, अर्थात अगर आत्महत्या करने की कोशिश की जाती है तो 309 के अनुसार उसे दंड मिलेगा। अब अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें बाद में अनुच्छेद 21 क आया। तो अनुच्छेद 21 क, इसको भी जानना है हम लोग। अनुच्छेद 21 क ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 21 क क्या है? शिक्षा का अधिकार। क्या है ये? शिक्षा का अधिकार। आपको पता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे सम्मिलित किया गया। क्या कहेंगे? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। कहा गया, जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य जो है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब वो राज्य तय करेगा कैसे करेगा, लेकिन अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 क जोड़कर किया गया। तो इसमें है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी इसमें क्या है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा? अनिवार्य, बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा, उस प्रक्रिया से देगा जो वह
उचित समझे। तो इस तरह से 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, और उसमें कहा गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कैसे करेगा, प्रक्रिया वो खुद तय करेगा, किस प्रकार से देगा, उस प्रक्रिया से देगा जो वो उचित समझे। जिस प्रक्रिया से राज्य को ठीक लगेगा, राज्य की व्यवस्था होगी, उसी प्रक्रिया से वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 को, तो ये बात है अनुच्छेद 21 को लेकर के हुई। आइए इसे दोबारा से देख लेते हैं ताकि अनुच्छेद 21 पूरा हो और आज की क्लास संपन्न हो। आज की कक्षा में 13वें दिन की कक्षा है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, यहां से बात शुरू होती है कि अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को, क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी अगर किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक, लाइफ एंड लिबर्टी, उसके जीवन, सीधे सीधे क्या कहें, प्राण और दैहिक का मतलब उसका जीवन, अगर उसका जीवन लेना है, कोई दंड ऐसा देना है, तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होगा, अन्यथा दूसरे किसी विधि से, दूसरे किसी रीति से संभव नहीं है। अनुच्छेद 21 में ही इस बात को समझाया गया है कि ये प्राण और दैहिक क्या है, क्या है ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक क्या है। तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में जीवन, प्राण और दैहिक मतलब जीवन को जीवित रखने तक सीमित रखा गया, जीवित रहने तक सीमित रखा गया। कहा गया कि भाई जीवन का मतलब है आदमी का जीवित रहना। ये A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में ये निर्णय आया। लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है, और 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय आया कि अनुच्छेद 21 से एक बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए हैं। न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन का मतलब बहुत कम नहीं है, जीवन का मतलब बहुत बड़ा है। क्या है, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है। क्या कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो उसमें जोड़ दिया गया मानवीय गरिमापूर्ण जीवन, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन, जीवन में गरिमा होनी चाहिए, डिग्निटी, मान सम्मान, ऐसे तमाम ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे गरिमापूर्ण जीवन संभव हो सके। और गरिमापूर्ण जीवन को स्पष्ट करने के लिए ही कोर्ट ने कई और अधिकार डिक्लेयर किया, कई अधिकार डिक्लेयर किए। जैसे एक अधिकार डिक्लेयर किया गोपनीयता का अधिकार, एक अधिकार डिक्लेयर किया भोजन का अधिकार, एक और अधिकार डिक्लेयर किया कि रोजी रोटी का अधिकार, उसी तरह स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार। तमाम अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। ये बात समय समय पर न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया। तो अब आप जान लें कि अनुच्छेद 21 किस बात का संरक्षण देता है, गरिमापूर्ण, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का।
अधिकार देता है, मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। तो इस तरह से यहां प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब आपने समझा कि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है। जीवन कैसा जीवन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जिसमें सारे अधिकार हों, निजता का अधिकार, साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ भोजन का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, तमाम अधिकार इसके अंतर्गत निहित है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी अनुच्छेद 21 को लेकर के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने तमाम निर्णय दिए और वो निर्णय बड़े जरूरी हैं। आइए उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है आत्महत्या, सुसाइड। इसको लेकर के, क्योंकि जीवन, आत्महत्या का मतलब है जीवन को समाप्त करना। क्या आप गरिमापूर्ण, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन को समाप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न पर न्यायालय के समय समय पर दिए गए जो निर्णय हैं उनको हम लोग देखें। पहला है पी रथिनाम बनाम भारत संघ का मामला 1994। पी रथिनाम बनाम 1994 में भारत संघ का जो मामला था उसमें आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया गया। 1994 के पी रथिनाम मामले में आत्महत्या को मौलिक अधिकार माना गया। कोर्ट ने कहा भाई जीवन आपका है, जीवन को या तो आप जिए या समाप्त कर दें। इस तरह से मौलिक अधिकार इसे स्वीकार कर लिया गया कि चलिए मौलिक अधिकार है आपका है। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिका। 1996 में ज्ञान कौर का मामला आया, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996, और इस केस में क्या हुआ, आत्महत्या को मूल अधिकार नहीं माना गया। कहा गया नहीं, आत्महत्या, सुसाइड करना मूल अधिकार नहीं है। यहां जीवन जीने पर जोर दिया गया, जीवन को जीने पर जोर दिया गया कि जीवित रहना है, जीवन को समाप्त नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। 1996 के ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के केस। तो अब जीवन समाप्त नहीं किया जा सकता, ये आप स्पष्ट हुए। इसके बाद अरोड़ा रामचंद्र बनाम शानबाग बनाम भारत संघ का मामला 2011 का। यह मामला थोड़ा डिफरेंट था। यह मामला था कि अरोड़ा शानबाग लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, न तो हिलडुल सकती थी, न तो उनका माइंड काम करता था, कुछ भी काम नहीं करता था, शरीर का कोई अंग काम करने करता था, केवल वो जीवित थी। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने विचार उपरांत कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिसे मेडिकली डेड क्लियर कर दिया गया है, जिसे मेडिकली डेड क्लियर कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। तो उस तरह से उनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया जिसे कहते हैं, ये स्वीकार कर लिया गया कि ऐसी दशा में पैसिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। अर्थात मेडिकल तरीके से उस व्यक्ति का जीवन समाप्त किया जा सकता है और इस तरह से वह अपने निष्क्रिय जीवन से, पीड़ित जीवन से, गहरी पीड़ा से वो मुक्ति पा सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। ये 2011 में ये मामला आया अरोड़ा रामचंद्र शानबाग का, और इस तरह से अरोड़ा रामचंद्र शानबाग को इच्छा मृत्यु दी गई। इच्छा मृत्यु दो तरह की है, इसको दया मृत्यु भी कहते हैं, इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। इच्छा मृत्यु दो तरह की, एक है सक्रिय दया मृत्यु और एक है निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय का मतलब है सुसाइड। सक्रिय का क्या मतलब है? सुसाइड। तो सुसाइड करना, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। और निष्क्रिय दया मृत्यु जिसको पैसिव यूथेनेसिया कहा गया है,
इसे स्वीकार कर लिया गया कि पीड़ित जीवन को, पीड़ित निष्क्रिय जीवन को समाप्त किया जा सकता है। तो ये बात हुई आत्महत्या को लेकर के, सुसाइड को लेकर के। उसके बाद आत्महत्या के मामले में एक बात ध्यान रखें कि आत्महत्या करना जो है दंडनीय अपराध। आत्महत्या करने का प्रयास करना, आत्महत्या हो जाएगी तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 309 में दंडनीय अपराध है। अब आईपीसी बदल गई है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का नंबर क्या है ये जान लिया जाएगा। फिलहाल ये दंडनीय अपराध है, इसे हम जानेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 21 में बाद में 21 क भी आ गया, तो 21 क देख लिया जाए कि अनुच्छेद 21 क क्या है। याद आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में दिया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ये इसमें व्यवस्था किया गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कैसे करेगा ये राज्य तय करेगा। कहा गया है कि उस प्रक्रिया से देगा जो वो उचित समझे। प्रक्रिया राज्य तय करेगा। कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा कि किस प्रक्रिया से दे, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाना ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 क। अगर बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती तो वह अपने माता पिता और सरकार पर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। इस तरह से अनुच्छेद 21 देखा गया। आज की कक्षा में अनुच्छेद 21 हम लोगों ने देखा। अगली कक्षा में अनुच्छेद 22 देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।